नमस्कार दोस्तों, मैं जितेश कौशिक एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पब्लिक रिएक्शन टीवी पर। तो कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूं बढ़िया ही होंगे। दोस्तों, हर छोटी बड़ी खबरें व ताज़ा खबरें सबसे पहले पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करके जुड़ जाए आपके अपने YouTube चैनल पब्लिक रिएक्शन टीवी पर। साथ ही घंटे का बटन अवश्य दबा लें, जिससे कि हमारी हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आ सके आपके पास। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आप देख रहे हैं उभरता हुआ न्यूज़ चैनल। तो चलिए चलते हैं अपनी खबरों पर। 1 अप्रैल सन 2023। आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की सुर्खियों की तरफ। दिल्ली में आई बम्पर भर्ती, 10वीं पास आवेदक करे अप्लाई। 1 अप्रैल यानी आज से शुरू होगी गेहूं की सरकारी खरीद। एमएसपी में 100 रुपए प्रति क्विंटल की होगी बढ़ोतरी। हरियाणा के सरपंचों का 3 अप्रैल का दिल्ली प्रदर्शन टला, अब 10 अप्रैल को जाएंगे जंतर मंत्र। आज से होंगे कई बड़े बदलाव। महिला सम्मान स्कीम होगी शुरू। सुनार अब सिर्फ 6 डिजिट हॉलमार्क वाला सोना ही बेच सकेंगे। और भी कई अहम बदलाव हुए हैं, बताएंगे पूरी खबर। हरियाणा में युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, खेल विभाग में होगी 659 पदों पर भर्ती। टीजीटी के 7441 पदों के लिए हरियाणा एसएससी ने जारी किया सब्जेक्ट वाइज शेड्यूल, बताएंगे पूरी अपडेट। होंडा एसपी 125 भारत में हुई लॉन्च, फुली डिजिटल मीटर के साथ मिलेगा नया OBD2 कंप्लाइंट इंजन, कीमत 85,131 रुपए से प्रारंभ। 4 अप्रैल को लॉन्च होगा वन प्लस नोड CE3 लाइट, 108 मेगापिक्सल कैमरे के साथ 5000 mAh की बड़ी बैटरी मिलेगी, कीमत 21,999 रुपए हो सकती है। स्मॉल सेविंग स्कीम्स पर अब ज्यादा ब्याज, सुकन्या समृद्धि योजना पर 8% इंटरेस्ट रेट मिलेगा। और गुजरात टाइटंस ने इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL के 16वें सीजन में जीत से शुरुआत की है। टीम ने 4 बार की विजेता चेन्नई सुपर किंग्स को रोमांचक मुकाबले में 5 विकेट से हराया। और अब खबरें विस्तार से। दक्षिण हरियाणा के रेवाड़ी व नारनौल में शुक्रवार को जमकर बारिश हुई और कई गांवों में ओलावृष्टि हुई। क्षेत्र में बार बार पड़ रहे ओलों और बारिश से किसानों का हाल बेहाल हो गया है। बारिश के कारण आमजन भी परेशान होने लगा है। जहां खेत खलिहान में पानी भरने से फसलें खराब हो गई हैं, तो वहीं बारिश के साथ साथ क्षेत्र के अनेक गाँव में ओलावृष्टि भी दर्ज की गई है। नारनौल क्षेत्र के गाँव थाना और उसके आसपास जबरदस्त ओले पड़े हैं। लगातार हो रही ओलावृष्टि व बारिश की वजह से अब खेतों में खड़ी ही नहीं बल्कि खेतों से काटकर खलिहान में डाली गई फसलें भी बेकार हो गई है। बुडीन, डाडोत, निम्बेड़ा, भाखरी की ढाणी, सोड़ा, निम्बी व खातोद आदि गाँव में 20 मिनट भारी ओलावृष्टि दर्ज की गई है। करीब 1 घंटे तक यहाँ बारिश हुई है। इसके अलावा गांव भवानिया, खेड़ा, सुरजनवास, गागड़वास, बचिनी, मुडायन, नांगल, हरनाथ, सुंदरा, मेघनवास, बुचौली और आसपास के गांव में जमकर बारिश दर्ज की गई। बारिश के कारण गेहूं व सरसों की फसल बिछ गई है और किसान प्रकृति के इस रूप के आगे मायूस दिखाई दिए। किसानों की बची खुची फसलें भी तबाह हो गई है। हरियाणा में अप्रैल में फिर से मौसम करवट लेगा। चंडीगढ़ मौसम विभाग के अनुसार 2 अप्रैल की रात को फिर से पश्चिमी विक्षोभ का असर सूबे में दिखाई देगा। इसके कारण 3 और 4 अप्रैल को कुछ जिलों में बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। हालांकि इसके बाद मौसम साफ रहेगा। हरियाणा में होने वाली बारिश और ओलावृष्टि से सबसे ज्यादा नुकसान फसलों को है। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार इस बारिश में जो फसलें बारिश के पानी में डूब जाएंगी, उनका दाना काला पड़ जाएगा। आर्मी हॉस्पिटल दिल्ली जॉब्स अपडेट। दिल्ली में आई बम्पर भर्ती, 10वीं पास आवेदक करे अप्लाई। संक्रमित बीमारी रिसर्च लेबोरेटरी आर्मी हॉस्पिटल दिल्ली में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। आपको बता दें कि भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट आधार पर की जाएंगी। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक है वह ईमेल के जरिए अपने आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 5 अप्रैल 2023 है। मल्टीटास्क स्टाफ इन पदों के लिए उम्मीदवार का 10वीं पास होना चाहिए। वहीं डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों के लिए उम्मीदवार स्नातक पास होने चाहिए तथा उन्हें कंप्यूटर पर डाटा एंट्री कार्य का ज्ञान होना चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवार को कोई भी आवेदन शुल्क देना नहीं होगा। आयु सीमा 18 वर्ष से लेकर 30 वर्ष निर्धारित की गई है। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ईमेल के जरिए आवेदन भेजने होंगे। उम्मीदवारों से विनम्र निवेदन है कि भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक विज्ञापन अवश्य देख लें। हरियाणा प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI द्वारा लगाए गए तमाम टोल प्लाजा पर 1 अप्रैल यानी बीती रात 12 बजे से टोल की नई दरें लागू हो गई हैं। कई टोल प्लाजा पर 5 रुपए से लेकर 20 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। हालांकि राहत की बात यह है कि दिल्ली जयपुर हाईवे पर गुरुग्राम के खेड़की दोला स्थित टोल प्लाजा पर निजी वाहनों के लिए कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। यहाँ पर पुराने रेट के हिसाब से ही यानी 80 रुपए ही निजी वाहनों से टोल वसूला जाएगा, जबकि कॉमर्शियल व्हीकल पर 5% की टोल टैक्स में वृद्धि जरूर की गई है। हरियाणा के कुंडली से मानेसर होते हुए पलवल तक बनाए गए KMP एक्सप्रेस वे पर इस बार 7% की टोल वृद्धि की गई है। बता दें कि ये एक्सप्रेस वे अन्य राज्यों से आने और जाने वाले वाहनों को दिल्ली शहर में एंट्री किए बगैर ही बाहर से दूसरे राज्यों में प्रवेश करने में सुगम है। 1 अप्रैल से लागू हो रहे टोल की नई दरों में दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेस वे पर चलने वाले वाहनों का सफर भी 1.5 महीने के अंदर ही और महंगा हो गया है। फिलहाल इस एक्सप्रेस वे पर कार का 90 रुपए टोल वसूला जा रहा है, जो अब बढ़कर बीती रात 12 बजे से 95 रुपए हो गया है। इसी प्रकार कॉमर्शियल व्हीकल पर 20 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। हरियाणा में ई टेंडरिंग के विरोध में आंदोलनरत सरपंच दिल्ली में अब 3 अप्रैल को नहीं बल्कि 10 अप्रैल को जंतर मंतर पर इकट्ठा होकर धरना प्रदर्शन करेंगे। इससे पहले सरपंच 2 से 5 अप्रैल तक भिवानी में मुख्यमंत्री का विरोध करने पहुंचेंगे। सरपंचों को 3 अप्रैल को दिल्ली में प्रदर्शन के लिए पुलिस की ओर से परमिशन नहीं मिली है। इसी वजह से अब दिल्ली प्रदर्शन 10 अप्रैल को तय किया गया है। इस बारे में जानकारी देते हुए सरपंच एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष रणवीर गिल सैमन ने कहा कि इस प्रदर्शन को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही थी और अब सरपंचों को अतिरिक्त समय मिल गया है। वहीं उन्होंने बताया कि 2 से 5 अप्रैल तक सीएम भिवानी जिले में कार्यक्रम करेंगे। इस दौरान हर कार्यक्रम में पहुंचकर सरपंच सीएम का विरोध करेंगे।
हरियाणा में वित्तीय वर्ष के अंतिम महीने की हाई पावर परचेज कमेटी की मीटिंग में 28 एजेंडों पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने चर्चा की। इस दौरान उन्होंने 375 नई ई बसें खरीदने की मंजूरी दी। इन बसों को हरियाणा के कई शहरों में सिटी बस सेवा के रूप में ये बसें सर्विस देंगी। मीटिंग में 5,412 करोड़ रुपए की खरीद की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा मीटिंग में 4.5 लाख स्ट्रीट लाइट लगाने के टेंडर को भी मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 15 सीटर नए 41 दंगा नियंत्रण वाहन खरीदने की मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री ने मीटिंग के बाद बताया कि बैठक का मुख्य उद्देश्य पारदर्शिता के साथ खरीद कर आम जनता के पैसे का सही इस्तेमाल करना है। फसल खराबे के मुआवजे पर मुख्यमंत्री ने बताया कि मई महीने में किसानों को मुआवजा मिल जाएगा। लगातार बारिश से हो रहे फसलों के नुकसान को लेकर सीएम ने गहरी चिंता व्यक्त की है। मीटिंग में अधिकारियों को सरसों खरीद और किसानों की पेमेंट सही टाइम पर हो, इसका लक्ष्य भी दिया है। मीटिंग में कृषि मंत्री जेपी दलाल और परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा मौजूद रहे। मीटिंग के बाद कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बताया कि किसानों पर बारिश का संकट है, इसको लेकर सरकार चिंतित है। हरियाणा सरकार खेल को बढ़ावा देने के लिए जल्द ही खेल विभाग में भर्ती करने जा रही है। खेल विभाग में 659 खाली पड़े पदों को लेकर सरकार जल्द नोटिफिकेशन जारी करेगी। हालांकि इन पदों पर भर्ती हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जरिए की जाएंगी। विभाग की ओर से पदों को भरने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को प्रस्ताव भेजा गया है। खेल विभाग की ओर से मुख्यमंत्री को भेजे गए प्रस्ताव में हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से अनुबंध आधार पर 202 जूनियर कोच, 254 ग्राउंडमैन तथा 203 चौकीदार, सह माली, सह सफाई कर्मचारी के पद शामिल हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि खेल इंफ्रास्ट्रक्चर के रखरखाव के लिए आवश्यकता अनुसार हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से ग्राउंडमैन व अन्य पदों को शीघ्र से शीघ्र भरें। हरियाणा के नारनौल में डीसी डॉक्टर जयकृष्ण आभीर ने जिला के विभिन्न गांवों के खेतों का दौरा करके राजस्व विभाग द्वारा की गई गिरदावरी के मिसमैच हुए आंकड़ों का खेतों में जाकर मिलान किया। इस दौरान उन्होंने किसानों से भी मुलाकात की। डीसी ने महेंद्रगढ़ जिले के गांव सुंदरा, गुढ़ा व सतनाली के खेतों में जाकर राजस्व विभाग द्वारा ई गिरदावरी के माध्यम से फीड किए गए आंकड़े तथा कृषि विभाग के द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट और किसानों की तरफ से मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के माध्यम से अपलोड किए गए आंकड़ों का मिलान किया। उन्होंने बताया कि सरकार का मकसद है कि प्रत्येक खेत की सही रिपोर्ट पहुंचे ताकि बाद में किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। इस मौके पर करेना के एसडीएम सुरेंद्र कुमार, तहसीलदार नवजोत कौर, गिरदावर ओम प्रकाश तथा उमेद सिंह के अलावा अन्य अधिकारीगण भी मौजूद रहे। हरियाणा में जूनियर महिला कोच यौन शोषण मामले में पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह के लाई डिटेक्टर टेस्ट कराए जाने पर जिला सत्र न्यायालय में सुनवाई हुई। इस दौरान मंत्री संदीप सिंह की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए न्यायालय से समय मांगा गया है। कोर्ट ने मंत्री को इस मामले में समय देते हुए अब सुनवाई के लिए 13 अप्रैल की डेट फिक्स कर दी है। हरियाणा के इस हाई प्रोफाइल मामले की जाँच कर रही चंडीगढ़ पुलिस की SIT टीम ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में संदीप सिंह के लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने के लिए अर्जी दी थी। कोच ने कहा कि हरियाणा सरकार अपने मंत्री को बचाने के लिए हर हथकंडे अपना रही है। अब उसे न्याय के लिए सिर्फ कोर्ट का ही सहारा बचा है। कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री एवं हरियाणा के तोशाम से विधायक किरण चौधरी ने कहा है कि हरियाणा प्रदेश में लोकसभा व विधानसभा के चुनाव एक साथ नहीं होंगे, क्योंकि विधानसभा के चुनाव का समय लोकसभा चुनाव के निर्धारित समय के बाद भी बचा रहेगा। ऐसे में भाजपा नहीं चाहेगी कि बचे हुए 6 महीने पहले चुनाव करवाए। भिवानी में पत्रकार वार्ता में किरण चौधरी ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भिवानी महेंद्रगढ़ संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट पर श्रुति चौधरी उम्मीदवार होंगी। अब कोई संसदीय सीट से उम्मीदवार को लेकर क्या कहता है, इससे वे इत्तेफाक नहीं रखती। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के भिवानी में 2 अप्रैल से लेकर 5 अप्रैल तक के 4 दिवसीय दौरे को लेकर किरण चौधरी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को हर महीने भिवानी में आना चाहिए ताकि भिवानी का विकास हो सके, यहाँ की सड़कों में सुधार हो तथा नहरों में पानी पहुँच सके। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वे भिवानी, दादरी, महेंद्रगढ़ क्षेत्र के विभिन्न गाँव का दौरा कर ओलावृष्टि व बेमौसम बारिश से खराब हुई फसलों का मुआयना कर चुकी है। किसानों को बड़े स्तर पर नुकसान पहुँचा है। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि उचाना को जल्द ही नेशनल हाईवे की सौगात मिलेगी। डबवाली से शुरू होकर उचाना के दुर्जनपुर, उदयपुर, काकड़ोद समेत कई गांव से होकर पानीपत तक नेशनल हाईवे जाएगा। इससे क्षेत्र के विकास को नए पंख लगेंगे। यह जींद, हांसी, नारनौद, बरवाना मार्ग को भी जोड़ने का काम करेगा। दुष्यंत उचाना के गाँव दुर्जनपुर समेत कई गाँव के दौरे पर पहुंचे। ओलावृष्टि बारिश से हुए फसलों के नुकसान की बात है तो किसानों को हुए नुकसान की भरपाई सरकार करेगी। दुर्जनपुर गाँव में लाइब्रेरी बनाने की मांग है, उसे भी पूरा किया जाएगा। कम्युनिटी सेंटर को लेकर पंचायत ने जमीन दी है, इस वित्त वर्ष में कार्य शुरू कर दिया जाएगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह से जुड़े सवालों पर डिप्टी सीएम चुप्पी साधे रखी। बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह, उनके बेटे सांसद ब्रजेंद्र सिंह और पूर्व विधायक प्रेमलता उचाना के विकास को लेकर लगातार डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पर निशाना साध रहे हैं। इनका कहना है कि उचाना में डिप्टी सीएम के पास गिनवाने के लिए एक भी विकास कार्य नहीं है। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने हैफेड के अधिकारियों के साथ एक बैठक की। इस बैठक में सरसों और गेहूं की सरकारी खरीद को लेकर चर्चा की गई है। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि हैफेड के अधिकारियों को सरसों की खरीद की रफ्तार बढ़ाने के लिए आदेश दिए हैं। जेपी दलाल ने मीडिया को बताया कि 1 अप्रैल यानी आज से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू कर दी जाएगी। इस बार गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP 2125 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है, जो कि पिछले साल की बजाय 100 रुपए प्रति क्विंटल अधिक है। कृषि मंत्री ने बताया कि हमने सरसों में नमी का 8% मानक तय किया है। ऐसे में जो भी किसान इस मानक पर खरा उतरते हैं उनकी फसल
की खरीद सुनिश्चित की जाए और उन्हें फसल के पैसे का भुगतान जल्द से जल्द किया जाए। 1 अप्रैल यानी आज से सरकार के द्वारा गेहूं की खरीद प्रक्रिया बाकायदा शुरू कर दी जाएगी और गेहूं खरीद का कार्य लगातार 15 मई तक जारी रखा जाएगा। गेहूं खरीद प्रक्रिया में सरकार के द्वारा किसानों की सुविधा के लिए नया बदलाव भी किया गया है, जिसके तहत अब स्वयं किसान अपनी गेहूं खरीद का दिन तय करेंगे। 72 घंटे में किसान के खाते में फसल की पेमेंट कर दी जाएगी। साथ ही जेपी दलाल ने स्वीकार करते हुए कहा कि बेमौसमी बारिश और ओलावृष्टि से सरसों और गेहूं की फसल में भारी नुकसान पहुंचा है। खराब हुई फसलों को लेकर प्रदेश सरकार चिंतित है और सीएम ने अधिकारियों को स्पेशल गिरदावरी करवाने के आदेश जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि किसानों को मई महीने में मुआवजा राशि प्रदान कर दी जाएगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हरियाणा कर्मचारी चयन यानी एचएसएससी के द्वारा टीजीटी भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। हरियाणा एसएससी ने टीजीटी की 7441 पोस्ट के लिए लिखित परीक्षा का शेड्यूल भी दे दिया है। इसके तहत 22 अप्रैल को सुबह व शाम के सत्र में परीक्षा होगी। आयोग के चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री ने बताया कि 22 अप्रैल को सुबह टीजीटी संस्कृत, म्यूजिक, उर्दू के लिए परीक्षा का आयोजन करवाया जाएगा, तो वहीं सुबह की परीक्षा पंचकुला के 11 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी, जबकि इसी दिन शाम के सत्र में 10 सेंटरों पर टीजीटी सोशल स्टडीज की परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। इसी प्रकार 23 अप्रैल को सुबह टीजीटी अंग्रेजी की परीक्षा, जबकि शाम के सत्र में टीजीटी आर्ट की परीक्षा अभ्यर्थियों के द्वारा दी जाएगी। वहीं 29 अप्रैल को टीजीटी फिजिकल एजुकेशन, टीजीटी होम साइंस के परीक्षार्थी परीक्षा देंगे, जबकि इसी दिन शाम को टीजीटी हिंदी और टीजीटी साइंस के लिए परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। वहीं 30 अप्रैल को सुबह के सत्र में टीजीटी गणित की परीक्षा का आयोजन करवाया जाएगा। इस प्रकार से यह परीक्षा 22 अप्रैल से प्रारंभ होकर 30 अप्रैल तक चलेगी। जननायक जनता पार्टी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला ने गठबंधन को लेकर बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि बीते विधानसभा चुनाव को जेजेपी ने भाजपा और कांग्रेस दोनों के खिलाफ लड़ा था, लेकिन किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला। चुनाव के बाद उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने खुला ऐलान किया था कि जनहित से जुड़े 5 मुख्य मुद्दों पर जो सहमति देगा हम उसी के साथ सरकार बनाएंगे। दिग्विजय चौटाला ने कहा कि एक तरफ जब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जेजेपी के जनहित के 5 मुद्दों पर सहमति देकर सरकार बनाने को तैयार नहीं हुए, तो वहीं बीजेपी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने सभी मुद्दों पर सहमति जताई थी। आज दोनों दल साथ मिलकर हरियाणा को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र हुड्डा की सोच है कि नए नेतृत्व को आगे नहीं आने देना है। इसी सोच व नीति के तहत अशोक तंवर व कुमारी शैलजा के साथ जो हुआ वह सब आपके सामने है। आज यानी 1 अप्रैल से नए वित्तीय वर्ष 2023-24 शुरू हो गया है। इस नए वित्तीय वर्ष अपने साथ कई बदलाव लेकर आया है। हम आपको बता रहे हैं ऐसे ही कुछ बदलावों के बारे में जिनका सीधा असर आप पर पड़ेगा। नए नियम के तहत 1 अप्रैल यानी आज से बिना 6 अंकों की अल्फान्यूमेरिक हॉलमार्किंग के बिना सोना नहीं बेचा जा सकेगा। जिस तरह आधार कार्ड में 12 अंकों का कोड होता है, उसी तरह सोने का भी 6 अंकों का हॉलमार्क कोड होगा। अब 4 अंकों की हॉलमार्किंग पूरी तरह से बंद हो जाएगी। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना 1 अप्रैल यानी आज से बंद हो रही है। ये 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के नागरिकों के लिए एक पेंशन योजना है। मोटोकॉर्प ने अपनी बाइक्स और स्कूटर्स की कीमतों में 2% की बढ़ोतरी कर दी है। इससे बेहतरीन माइलेज वाले स्प्लेंडर और एचएफ डिलक्स की कीमतों में करीब 1500 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है। 1 अप्रैल यानी आज से पीएफ खाते से पैन लिंक नहीं होने पर पैसा निकालने पर अब 30% की जगह 20% टीडीएस कटेगा। बदले हुए नियम का फायदा उन पीएफ धारकों को भी होगा जिनका पैन अभी तक अपडेट नहीं है। वहीं इनकम टैक्स पेयर्स को भी नई टैक्स व्यवस्था मिलेगी। नई कर प्रणाली का विकल्प चुनने वालों के लिए छूट की सीमा बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दी गई है। इससे पहले 5 लाख रुपए थी। बजट में वेतनभोगी वर्ग को एक और राहत दी गई है। नई टैक्स व्यवस्था में 50,000 रुपए के स्टैंडर्ड डिडक्शन को भी शामिल किया गया है, यानी कि अब 7.5 लाख रुपए तक की सैलरी पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। बजट में 7.5% की ब्याज दर के साथ महिला समान बचत प्रमाण पत्र लॉन्च किया गया है। महिलाएं अब 2 साल के लिए अधिकतम 2 लाख रुपए तक जमा कर सकेंगी। 2 लाख रुपए की योजना से 2 साल में 32,000 रुपए का लाभ मिलेगा। वहीं BS6 फेज 2 एमिनेशन नॉर्म्स 1 अप्रैल यानी आज से लागू हो रहे हैं। इसके चलते मारुति, होंडा, हुंडई और टाटा समेत अन्य कंपनियों ने वाहनों के दाम बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि 1 अप्रैल यानी आज से सिर्फ BS6 2 वाहनों की बिक्री ही होगी। दर्द निवारक, संक्रमण रोधी, एंटीबायोटिक्स और हृदय की दवाएं महंगी होने जा रही है। सरकार ने दवा कंपनियों को दाम बढ़ाने की इजाजत दे दी है। सरकार हर 3 महीने में लघु बचत योजना पर मिलने वाले ब्याज की समीक्षा करती है। ऐसे में इस बार जनवरी-मार्च महीने के तिमाही के लिए इनकी ब्याज दरें भी बढ़ सकती हैं। वहीं वरिष्ठ नागरिकों के लिए अधिकतम जमा सीमा 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दी गई है। वहीं मासिक आय योजना के लिए अधिकतम जमा सीमा एकल खाते के लिए 4.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 9 लाख रुपए कर दी गई है और संयुक्त खाते के लिए 7.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दी गई है। कर छूट की सीमा 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दी गई है। इसका मतलब यह है कि जिसकी आय 7 लाख रुपए से कम है उसे छूट का दावा करने के लिए कहीं भी निवेश करने की जरूरत नहीं है और उसके द्वारा निवेश की गई राशि जो भी हो पूरी आय कर मुक्त होगी। वहीं गैस सिलेंडर की कीमतों में भी बदलाव हो सकता है। गैस कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव करती हैं। इसके साथ ही सीएनजी और पीएनजी गैस की कीमतों में भी कुछ नया देखने को मिलेगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर भी नजर रखनी होगी। अगर आपका बीमा 5 लाख से ज्यादा का है तो उससे होने वाली आय पर टैक्स लगेगा। ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि बीमा से होने वाली कमाई पर टैक्स देना होगा। वित्त वर्ष 2022-23 के आखिरी दिन भारतीय शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 1031 अंकों की बढ़त के साथ 58,991 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी करीब 279 अंकों की तेजी दिखाई दी। ये 17,359 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 26 में तेजी तो वहीं सिर्फ 4 शेयरों में गिरावट देखने को मिली। बाजार की तेजी को सपोर्ट करने वाले शेयरों में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी RIL रहा, जो की 4.3% चढ़कर बंद हुआ। इसी तरह नेस्ले इंडिया, इन्फोसिस, ICICI बैंक के शेयर भी 3% चढ़े। सन फार्मा, एशियन पेंट, बजाज फाइनेंस और टाइटन के शेयरों में गिरावट देखने को मिली। वहीं सराफा बाजार
में सोने और चांदी में तेजी देखने को मिली है। 24 कैरेट सोना 59,751 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बंद हुआ। चांदी की बात करें तो ये भी 71,582 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। उधर डॉलर रुपया के मुकाबले 17 पैसे कमजोर हुआ है। 1 डॉलर का रेट 82 रुपए 17 पैसे के स्तर पर बंद। आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारी खबरों पर एक प्यारा सा लाइक जरूर दें। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में इन खबर पर आपकी क्या है राय वो हमें ज़रूर बताएं। आज की खबरों में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली खबर में। जब तक सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए आपके अपने यूट्यूब चैनल पब्लिक रिएक्शन टीवी से, और साथ ही घंटे का बटन जरूर दबा लें ताकि हमारी हर एक नई वीडियो पहुंच सके आपके पास सबसे पहले।